Good morning and Jahan students. Today we will study about electrochemistry in class 12. And the last topic of our discussion was electrochemical cell, and thereafter gives energy and its relation with electrochemical cell. Now we will study today in electrochemistry about conductance and conductivity. So, in relation to electrochemistry, the compounds have two names. See, in relation to electrochemistry, in relation to electrochemistry, relation to electrochemistry. Let me write once again. In relation to electrochemistry, there are two kind of compounds. There are two kind of compounds. हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है और आपने देखा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में दो प्रकार के कंपाउंड नॉर्मली हम पढ़े। एक इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड होता है जिसे हम लोग आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं, और एक कोवलेंट कंपाउंड होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, जहां हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड के बीच का अगर अंतर पूछा जाए तो अंतर यह है कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड आयनिक स्पेसिस होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं उसको ध्यान में रख के कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो देयर आर टू काइंड ऑफ कंपाउंड्स। व्हाट आर द टू काइंड ऑफ कंपाउंड्स? नंबर वन, इलेक्ट्रोलाइट and the second type of compound is non-electrolyte. अब केमिकल बॉन्डिंग से हम इसका रिलेशन निकालते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से जब रिलेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे? इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स हैं, और आयनिक कंपाउंड्स का ही दूसरा नाम आप जानते हैं इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड्स ये इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड्स हैं जो आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम। यहां नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मली मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में आप एक बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसीज। मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसीज। न्यूट्रल स्पेसीज है। अब कंडक्टेंस कहां से खड़ा होता है? कंडक्टेंस कौन शो करता है? तो इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, जब आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ रहे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जब आप पढ़ रहे होंगे ऑफ इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड का, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोवालेंट कंपाउंड जो होते हैं वे फ्यूज्ड स्टेट में एंड इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यह हमने वहां पढ़ा। और हमको मालूम है फ्यूज स्टेट का मतलब क्या होता है। फ्यूज स्टेट का मतलब होता है मोल्टेन स्टेट। जब हम कंपाउंड को हीट करके मेल्ट कर देते हैं तो मेल्ट कंडीशन में इसके आयंस क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, चलने लगते हैं। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब डेवलप किया था दो किनारों पर, तो क्या होता है? ये आयंस माइग्रेट करने लगते हैं, अर्थात Na+ किधर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा, और Cl- एनोड की ओर जाएगा। और इस प्रकार माइग्रेशन ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसमें होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का रीजन क्या है वो हम समझते हैं। द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज माइग्रेशन ऑफ चार्जेस। The reason of electrical conductance
the reason of कंडक्टेंस, चूंकि चैप्टर हम ये पढ़ रहे हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ही हमारा मतलब होगा। तो द रीजन ऑफ कंडक्टेंस इज द माइग्रेशन ऑफ चार्जेस, इज द माइग्रेशन ऑफ चार्जेस, माइग्रेशन ऑफ चार्जेस towards opposite electrodes, अब इसे हम लोग एक पिक्चर के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लिया कि ये हमने एक सॉल्यूशन लिया कि इसका NaCl का, तो NaCl का एक सॉल्यूशन यहां हम लिए हैं, तो NaCl इसमें किस फॉर्म में होगा? Na+ आयन के रूप में होगा और Cl- आयन के रूप में उपस्थित होगा। अब जब हम इसमें इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और इलेक्ट्रोड का कनेक्शन बैटरी से करते हैं, तो यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ता है वो एनोड होता है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ता है वो कैथोड होता है। अब केमिकली आपको मालूम है कि जैसा कि आपने डेनियल सेल में देखा, एनोड जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट है और हाँ, संकेत के रूप में इसे हम लोग पॉजिटिव पॉइंट मानते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट है और इसे हम लोग नेगेटिव पोल मानते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब नीचे पहुंचती है तो क्या होता है? आपको मालूम है कूलॉम ने अपने डेफिनेशन में कहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके हिसाब से यहां कुछ इवेंट चलते हैं, जैसे कैथोड की ओर कौन बढ़ेगा? कैथोड की ओर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, Na+ कैथोड की ओर बढ़ेगा और इस रूप में एनोड की ओर कौन बढ़ेगा? नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, Cl- आयन एनोड की ओर बढ़ेगा। और ये जो माइग्रेशन ऑफ चार्जेस हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ चार्जेस ही कंडक्टेंस का केमिकल रीजन है। यहां रीजन ऑफ कंडक्टेंस, रीजन ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का रीजन हमारा क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड है जिसका सॉल्यूशन हम लेते हैं या मॉल्टन स्टेट लेते हैं और कैथोड और एनोड की ओर अपोजिट आयंस मूव करते हैं, जिसके कारण कंडक्टेंस का वर्क चलता है। अब यहां हम लोग कंडक्टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टेंस वास्तव में क्या है। तो कंडक्टेंस के बारे में कहा जाए, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज, कंडक्टेंस is defined as, conductance is defined as the reciprocal of resistance of the solution, resistance R of the solution, solution का जो रेसिस्टेंस है वह क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। तो यहां G कंडक्टेंस का एक सिंबल, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग G से इंडिकेट करते हैं और R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन, बाय द सॉल्यूशन, ये रेसिस्टेंस ऑफर्ड करता है। तो ऐसे स्थिति में G इक्वल टू क्या? G इक्वल टू 1/R होगा। तो 1/G इक्वल टू 1/R हो गया। इस हिसाब से इसका SI यूनिट क्या हो? इसका SI यूनिट जो है वह होगा ओम, जैसे हम लिखते हैं OHM, इसको उल्टा लिखेंगे यानी MHO महो, ये होगा। और इस चीज की या ओम इनवर्स हम लिख सकते हैं, ओम इनवर्स, लेकिन इसको मेजर किया जाता है, इसका जो प्रैक्टिकल SI यूनिट है उसे हम सीमेन कहते हैं। ये सीमेन इसका प्रैक्टिकल यूनिट है जिसे हम लोग लेटर S से इंडिकेट करते हैं। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट है, SI यूनिट है, वो आपका सीमेन है जिसे हम लोग S से इंडिकेट करते हैं। तो कंडक्टेंस के बारे में हमने जाना, कंडक्टेंस क्या है? तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन।
अब हम लोग इसी फॉर्मूले पर कुछ डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि जो एमसीक्यू बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर डेरिवेशन के रास्ते ही वो सवाल बनते हैं और उनका जवाब भी उसी रास्ते हमको देना होगा। तो हम जानते हैं R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए होता है, ये हमको मालूम। अब हम लोग इस इक्वेशन को अगर इन्वर्स कर दें तो टेकिंग इनवर्स ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग इनवर्स ऑफ द इक्वेशन, इनवर्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का इनवर्स हम लेते हैं, तो इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां आपका ये इक्वेशन क्या उल्टा होगा, तो उल्टा होगा तो a डिवाइडेड बाय l इंटू रो, ये हमको मिलेगा। इनवर्स करने पर ये चीज मिलता है 1 डिवाइडेड बाय r इंटू ए एल इंटू रो। अब यहां ये इसके इक्वेशन को हम जानते हैं क्या है, ये कंडक्टेंस है g, तो g इक्वल टू, अगर g का हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं और सॉल्यूशन के मेजरमेंट्स हमको मालूम है, ये चीज मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो हम g का कैलकुलेशन करेंगे कैसे, g का कैलकुलेशन यहां से करेंगे a डिवाइडेड बाय l इंटू रो। अब यहां से हम लोग g का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने का ये एक फार्मूला है। न्यूमेरिकल्स केमिकल कैलकुलेशन जब दिए आते हैं तो उसमें किस फार्मूला को लगाना है उस हिसाब से एक फार्मूला जी का ये भी बनता है, एक फार्मूला जी का आपका ये भी बना हुआ है, जी इक्वल टू 1 बाई आर, एक फार्मूला ये भी है। तो ये आपका कंडक्टेंस है। अब कंडक्टेंस के आगे बढ़ के हम लोग कंडक्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी, अब इस टर्म को देखते हैं, कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी is defined as, conductivity is defined as the reciprocal of resistivity का reciprocal and that is indicated by, और इसका इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर is your kappa, this is your indicator and this is called kappa. kappa इसका इंडिकेटर है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। तो यहां डेफिनेशन के हिसाब से हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हमको मिलेगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, kappa will be equal to what? 1 by rho, ये हमको मिल रहा है 1 by रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, रेसिस्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की रेसिस्टिविटी है। अब हम लोग रो का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो R इक्वल्स टू क्या होता है? R इक्वल्स टू होता है हमको रो इंटू एल बाई ए। अब एक काम करते हैं, इसका इनवर्स लेते हैं, फिर टेकिंग इनवर्स ऑफ द इक्वेशन, टेकिंग इनवर्स ऑफ द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का हम इनवर्स उठाते हैं। तो इनवर्स जब उठाएंगे तो क्या मिलेगा? 1 बाई आर इक्वल्स टू फिर a डिवाइडेड बाय रो इंटू एल, ये हमको मिल रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा क्लियर करते हैं, तो 1 बाई आर इक्वल्स टू 1 बाई रो in here into a by l, that is what we are going to get here. तो यहां अब 1 by r के बारे में आप जानते हैं ये g है, 1 by रो के बारे में आप जानते हैं क्या है? कापा है, और ये हो गया एरिया और ये हो गया आपका लेंथ। अब इस इक्वेशन से हम लोग डेफिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन निकालने के लिए एक्सप्रेशन को एक बार फिर लिखते हैं, कापा इक्वल्स टू जो अभी हमने निकाला g इंटू a बाई एल, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट, ये चीज हमने निकाला। नो, दिस वाज नॉट द थिंग। फिर से इक्वेशन को हम आगे बढ़ा के देखते हैं। तो रो कापा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 बाई रो। अब रो के लिए हम r की वैल्यू निकालते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू एल बाई ए, ये मिलता है। इक्वेशन का इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्टिंग द इक्वेशन,
इक्वेशन को इन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन को इन्वर्ट करने पे क्या मिल जाएगा, 1/r इक्वल टू a अपॉन l इंटू रो। अब यहां से हम निकालते हैं तो g इक्वल टू क्या मिलेगा, कापा और इंटू a अपॉन l, ये हमको मिल रहा है। जब कापा का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ कापा विल बी व्हाट, g इंटू l बाई a। अब इसके डेफिनेशन को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहां मानते हैं कि L इक्वल टू यूनिट, ये यूनिट लेंथ है, और इसे हम लोग A को क्या करते हैं, यूनिट क्रॉस सेक्शन मानते हैं, यूनिट क्रॉस सेक्शन मानते हैं। तो जब हम इसको यूनिट क्रॉस सेक्शन मानेंगे तो अल्टीमेटली हमको मिल क्या जाएगा, मिल जाएगा कापा इज इक्वल टू जी, कापा इज इक्वल टू जी, ये मिला कब, अब इसके डेफिनेशन को हम बनाएंगे तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, is the conductance of unit length and unit cross section and unit cross section of electrolyte जब यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन से होके गुजरता है तो उस समय जो कंडक्टेंस की वैल्यू आती है, उसी कंडक्टेंस की वैल्यू को हम लोग कापा मानते हैं। अब यहां जो एक्सप्रेशन हमने इस जगह पर निकाला है कि कापा इक्वल्स टू जी इंटू एल अपॉन ए, यहां हम लोग क्या करेंगे, इसका एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो एसआई यूनिट आप फिजिक्स में जिस तरीके से निकालते हैं वही मेथड यहां भी है। तो एसआई यूनिट जब निकालेंगे तो कापा का एसआई यूनिट निकालने के लिए जी यहां रह जाएगा और यहां एल होगा, एरिया क्या होता है, एल इंटू एल होता है, ये यहां से कट गया, यानी कि कापा का यूनिट क्या हो गया, कापा का यूनिट हो गया जी, जी का यूनिट होता है एस, और एल बाई एल हम क्या लेंगे, मीटर लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों के यूनिट में फर्क आता है, और दोनों के यूनिट में क्या फर्क है वो हम समझने का प्रयास यहां करेंगे कि दोनों के यूनिट में फर्क क्या मिल रहा है। तो फर्क यह है कि जी का यूनिट जो आपको मिल रहा है वो सीमेन मिल रहा है, सीमेन, जिसका इंडिकेटर एस है, और कापा का जो यूनिट हम निकालते हैं, अभी हमने निकाल के देखा वो एस डिवाइडेड बाई एल मिल रहा है, यानी कि आप मीटर इसको ले सकते हैं, ये एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू होगी। अब क्या करते, लेकिन नॉर्मली इस जिस रूप में इसको कैलकुलेट किया जाता है, जिस रूप में इसको लिया जाता है, normally conductivity is taken, conductivity of a solution is taken as सीमेन पर सेंटीमीटर, ये इसका प्रैक्टिकल यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं, ये प्रैक्टिकल यूनिट है, एसआई यूनिट इसको नहीं माना जा सकता। अब इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखना, रिलेशन बाहर आ जाएगा। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए रिलेशन इसके निकालने की कोशिश करना। तो रिलेशन में फिजिक्स क्या हमको राय देता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स हमको क्या राय देता है, फिजिक्स राय ये देता है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमने यहां जो निकालने की कोशिश की है, हाँ, N1U1 इक्वल टू N2U2। अगर हम इसको SI में रखते हैं, मीटर है, और यहां सिस्टम में हम सेंटीमीटर यूज कर देते हैं, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या बदलाहट आएगी, ये हम देखते हैं। यहां हमने इसको मीटर लिया, तो N1 की वैल्यू को हम 1 मानते हैं, 1 इंटू U1 क्या है, S अपॉन M है, और यहाँ N2 की वैल्यू हमको निकालनी है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो U2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, S डिवाइडेड बाई CM रखेंगे, तो ये S से ये S कट जाएगा, फिर आपको N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो N2 विल बी
डिवाइडेड N2 विल बी इक्वल टू व्हाट, cm डिवाइडेड बाय मीटर। अब हम किसी एक को इसमें चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए मान लिया मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाना चाहते हैं, तो N2 इक्वल टू क्या होगा, cm इंटू 100 cm, क्योंकि 1 मीटर में कितना cm होता है, 1 मीटर में 100 cm होता है। तो इस जगह से ये cm और ये cm कट गया, तो N2 की वैल्यू क्या मिल गई, N2 की वैल्यू हमको मिल गई 1/100, ये वैल्यू हमको मिल जाता है। अर्थात जब हम कन्वर्जन करते हैं सीमेन को, ये क्वांटिटी सीमेन मीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सीमेन सेंटीमीटर में, सॉरी सीमेन सेंटीमीटर में, तो यहां जो वैल्यू हमको मिलती है वो वैल्यू क्या मिलती है, 1/100 की वैल्यू यहां मिलती है। अर्थात अगर हम कहें कि 1 सीमेन मीटर इनवर्स इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, 1/100 सीमेन और सेंटीमीटर इनवर्स। ये रिलेशन है जो हमको याद रखना है और जिसका प्रयोग हम लोग कन्वर्जन में करते हैं। अगर आपको मीटर में दिया हुआ सेंटीमीटर में ले जाना है तो फिजिक्स की सहायता लेते हैं, जहां यूनिट एंड डायमेंशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो यूनिट एंड डायमेंशन के रास्ते इस फॉर्मूले को लेकर के हम इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसा कि निकाल के आपको दिखाएगा। अब कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, ये क्या होता है, इस चीज को जाना। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस क्या है, ये टर्म इसकी मीनिंग क्या होती है। तो मोलर कंडक्टेंस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, electrolytic solution whose concentration is 1 m, whose concentration is 1 m। अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 m है तो इस परिस्थिति में कंडक्टेंस क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। और इसी रूप में अगर हम बढ़े, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी का भी डेफिनेशन इसी रूप में, कंडक्टिविटी का भी डेफिनेशन इसी रूप में दिया जा सकता है, और क्या है, इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन whose concentration is 1 m। तो ये मोलर कंडक्टेंस है और ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ये टर्म्स हैं जो हमको ठीक से समझना है। और आगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंस पढ़ने का कोशिश करेंगे कि इसको मेजर कैसे किया जाएगा। तो मेजर करने का जो मेथड है इसमें, वो मेथड हम लोग फिजिक्स से लेते हैं, और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपने पढ़ा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग उठाते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इसमें लिया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं कि आप जैसे हम अरेंजमेंट इस तरीके से देते हैं, ये हमने सेट किया, मान लीजिए 4 रेसिस्टर्स को इस रूप में, रेसिस्टर्स को हम सेट करते हैं। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में होगा तो इस यहां इसमें करंट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ आई विल बी 0 हियर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तब काम करता है जब इसमें हम कंडक्टेंस को कंडक्टर्स को लगाते हैं। जैसे मान लिया हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगाया R1, R2, R3, R4, और इस तरीके से लगाते हैं कि इसकी करंट 0 हो जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा फंक्शन करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज जब फंक्शन करेगा तो वहां व्हीटस्टोन फॉर्मूला काम करता है। व्हीटस्टोन फॉर्मूला क्या है, व्हीटस्टोन फॉर्मूला अपनी फिजिक्स में पढ़ा होगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। इस फॉर्मूले पर रख करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं।
अब मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हम लोग कैसे करेंगे इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है जो आपको बताया गया कि मेजर ऑफ कंडक्टिविटी किस तरीके से किया जाएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इसमें दिया था। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है कंडक्टर लगाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इस जगह पर लगाते हैं। ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टेंस हम निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसका कंडक्टेंस हम निकालना चाहते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में हम इसको सजाएंगे इस तरीके से। सजाने के बाद से फिर यहाँ हम एक रेसिस्टर लगाते हैं, इस रेसिस्टर की वैल्यू हमको नॉन है। फिर यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टर यहाँ लगाते हैं और इसकी भी वैल्यू हमको मालूम है। फिर एक रेसिस्टर हम लोग इस जगह पर लगाते हैं और इसकी भी वैल्यू हमको मालूम है। तो यहाँ देखिए ये R1 है, ये अननोन है क्योंकि ये हमको निकालना है, अननोन है। क्या है, कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन का हम निकालना चाह रहे हैं, तो सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैल्यू R2 क्या है, नॉन है, सॉरी ये वैल्यू हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये हम जान रहे हैं। इसकी वैल्यू R3 की भी नॉन है, ये नॉन रेसिस्टर्स हम लोग लगाते हैं इस जगह पर। ये वैल्यू R4 जो है ये भी नॉन है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स लगाते हैं। तो यहां जो लगाया गया R2, R3 एंड R4 जो यूज किया गया, ये क्या यूज किया गया, स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स यूज किए गए हैं। ये स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स हैं, स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स हैं, इसमें स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स लगाए। स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स किसे कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम भी होगा स्टैंडर्ड रेसिस्टर्स किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड रेसिस्टर is the resistor whose resistance is known, जिसका रेसिस्टेंस हमको मालूम है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रेसिस्टर का होता है। अब क्या करते हैं, इसको पता कैसे लगाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा है। तो यहां एक तार होती है, इस पे तार होती है और इस तार पे हम लोग क्या करते हैं, एक जॉकी लेकर के इस पर चलाते हैं और यहाँ इसका कनेक्शन जो है हेडफोन से होता है, हेडफोन से इसका कनेक्शन होगा। अब इसमें कुछ बातें और हम लोग को जान लेना है कि इसमें करंट डीसी दी जाती है या एसी दी जाता है, ये बड़ा सवाल है। और केमिस्ट्री में मैं समझता हूं कि सवाल को बार बार पूछा जाता है कि जब हम लोग डिटरमिन करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, तो उस समय करंट का सप्लाई जो दिया जाता है वो क्या होता है, वो एसी होता है या डीसी होता है। तो ये सवाल हमको मालूम होना चाहिए, इसका आंसर मालूम होना चाहिए। यहाँ करंट अगर हम डीसी सप्लाई करते हैं, डीसी से हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, ये लगातार वायर में होती है, वायर को छोड़ नहीं सकती। तो डायरेक्ट करंट लगाएंगे तो और होगा। यहाँ डिमेरिट देखिए, डिमेरिट, it will start electrolysis, it will start electrolysis, it will start electrolysis। जब हमने डीसी करंट दिया तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां देखते हैं रिजल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन विल ड्रॉप, कॉन्सेंट्रेशन of ions will drop। अब concentration of ions जो है इसका घट जाएगा और जब concentration of ion घट जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का जो वैल्यू मेजर होगा वो गलत वैल्यू मेजर हो जाएगा। इसके लिए अब इससे बचने का उपाय क्या है, हम क्या करते हैं इसकी जगह पर, इसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो एसी करंट यूज करते हैं। एसी यूज किया है, करंट क्या होनी चाहिए, करंट एसी होनी चाहिए। एसी करंट मींस क्या हो, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप जानते हैं कि ये तार पे थोड़े समय के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो एसी करंट का अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। ये पॉइंट है जहां ये अपने तार को छूती है, फिर यहां छूती है, फिर यहां, फिर यहां। तो इस प्रकार ये कांस्टेंट जो है नहीं रहती है तार में। तो ये एसी करंट है। इसका फ्रीक्वेंसी क्या लिया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो उठाई जाती है, एन की वैल्यू
50 टू 55 हर्ट्ज, ये वैल्यूज की उठाई जाती है। तो इस प्रैक्टिकल को करने में व्हीटस्टोन ब्रिज के रास्ते कंडक्टेंस निकालने में कुछ सावधानियां भी हमको लेनी पड़ती हैं। सावधानी पहला क्या है, डायरेक्ट करंट यूज नहीं हो सकता है। अगर करंट डायरेक्ट यूज हो गया तो इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होगा और उस इलेक्ट्रोलिसिस से आयंस की संख्या कम हो जाएगी, फिर यहां जो वैल्यू निकलेगा वो इम्परफेक्ट वैल्यू निकलेगा। इससे बचने के लिए हम लोग एसी करंट लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस न होने पाए। एसी करंट में उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 टू 55 हर्ट्ज लेते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला कहां फंक्शन करेगा, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर अपना जॉकी चलाते हैं और जब वाइब्रेशन या जो साउंड हमारे हेडफोन से कान में जा रहा है वो जब मिनिमम हो जाता है तो हम मानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा फंक्शन कर गया। तो मिनिमम साउंड हमको मिलनी चाहिए, मिनिमम साउंड जब मिल जाता है तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज फंक्शन कर गया। और इस जगह पर अब हम लोग रखते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। अब ये हमारा निकालना था तो R1 विल बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट, R3 डिवाइडेड बाय R4 और इनटू R2। आप जानते हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस हैं, सबकी वैल्यू आपको मालूम है और इस तरीके से हम R1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज के रास्ते कंडक्टेंस को निकालने का, और कंडक्टेंस निकल जाती है तो कंडक्टिविटी आराम से निकल जाती है। तो ये रहा। इसके बाद यहां इस संदर्भ में हमें कुछ कॉन्सेप्ट और भी जानना है। कॉन्सेप्ट ये कि कंडक्टर क्या होते हैं और कंडक्टर्स के बारे में जानना है। तो कंडक्टर वे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। नॉर्मली से मतलब है कि लो पोटेंशियल पर भी करंट इसमें जा सकती है। आप फिजिक्स में जानते हैं ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है जो कंडक्शन ना करे, सो कंडक्शन करना ही करना है। आपने देखा होगा क्लास 9th में नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि एयर क्या है, एयर इंसुलेटर है, करंट लेके नहीं जा सकती। लेकिन 10,000 का वोल्टेज जब लगाया गया तो एयर से भी करंट पास कर गया। तो पहली बात कि इंसुलेटर का कोई कॉन्सेप्ट फिजिक्स में हो नहीं सकता, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा वोल्टेज दे करके अगर छोटा सा करंट हम पाते हैं तो किसी काम का नहीं, इसलिए इंसुलेटर का कॉन्सेप्ट रखा गया साइंस में। अब यहां जो कंडक्टर है तो कंडक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं, जो लो पोटेंशियल डिफरेंस पर भी अपना करंट दे दे वो कंडक्टर होता है। इसके बाद से कंडक्टर के बाद हम लोग देखते हैं जितने मेटल्स हैं सारे मेटल्स जो है कंडक्टर का काम करते हैं। इसमें दो जनरल नॉलेज जैसी बात है, सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां लेड वह मेटल है जो वर्स्ट कंडक्टर है, ये सबसे कम कंडक्शन का काम करता है, कंडक्टर है। अब अगर केमिस्ट्री के हिसाब से हम चीजों को देखें कि कंडक्टर वास्तव में कैसे कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, इसका मेथड क्या है समझने का। तो यह हमको जानना है कि इसमें दो बैंड्स होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस बैंड, और दूसरा बैंड होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। इन दोनों बैंड्स के बीच का जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, उसी के आधार पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स चुने जाते हैं। तो कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड है आपका, और यहां क्या मिलेगा हमको, वैलेंस बैंड मिलता है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये एनर्जी गैप है जिसे हम लोग एनर्जी बैरियर कहते हैं। ये एनर्जी बैरियर बहुत ही कम होता है, एनर्जी बैरियर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, ये एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है और ये कंडक्टर के साथ होने वाली एक घटना है। अगर कंडक्शन बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका जो कंडक्शन बैंड है, ये सीबी है, कंडक्शन बैंड वो क्या करता है, वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर जाता है। यहां वैलेंस बैंड है, ये ओवरलैप कर गया, अर्थात इसमें एनर्जी बैरियर है ही नहीं। तो यहां E इक्वल टू क्या है, जीरो है, कोई एनर्जी बैरियर नहीं। जहां आपने पोटेंशियल लगाया इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिए, इसलिए ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर का काम करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर की बात अगर हम करें
तो उसमें कंडक्शन जब होता है तो वहां एनर्जी गैप काफी बड़ा होता है, एफोर्डेबल है लेकिन बड़ा है। तो सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग देखते हैं इसका कंडक्शन बहुत कम है। सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है, यह आपका वैलेंस बैंड है और यहां आपका कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड सीबी है, कंडक्शन बैंड। और ये जो एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर इज बिग। ये एनर्जी बैरियर क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए नॉर्मली ये कंडक्शन का काम नहीं करता। लेकिन ये पाया गया कि अगर इनको एनर्जी दी जाए तो इनके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं। तो इसलिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये सोलर डिवाइस बनाने में प्रयोग में आते हैं। सोलर डिवाइस जो बनते हैं वो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, क्योंकि जब सूर्य की किरणें गिरती हैं उनको एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलने के बाद ये कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड से फिर करंट बहने लगती है और उस करंट को हम लोग सोलर एनर्जी में देखते हैं, सोलर सेल में देखते हैं, सोलर पैनल में देखते हैं। अब इंसुलेटर के पास क्या है, इंसुलेटर में जो डिफरेंस है ये देखिए, इंसुलेटर के पास जो इसका वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और इसका जो कंडक्शन बैंड है वो काफी ऊपर होता है, ये कंडक्शन बैंड है। तो एनर्जी यहां एनर्जी बैरियर जो है, दिस एनर्जी बैरियर इज अनएफोर्डेबल, द बैरियर इज अनएफोर्डेबल, अनएफोर्डेबल। यहां एनर्जी इतना ज्यादा डिमांडेड है कि अगर आप इस पर काम करें तो बहुत बड़ी एनर्जी देने के बाद बहुत थोड़ी करंट मिलेगी और इससे इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये हमारा कंडक्शन है, फिर सेमीकंडक्टर है और आगे चल के हमने इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा। और फॉर द टाइम बीइंग, only this much. Thank you guys.